आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियरल इन्फ्लुएंस के उस कोर इंजन की, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, बिजनेस नेगोशिएशंस और आपस के रिश्तों को बिल्कुल बेसिक लेवल पर कंट्रोल करता है। अक्सर हमें लगता है कि किसी को प्रभावित करने के तरीके अपने आप में या तो सही होते हैं या गलत, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। इंसानी फैसलों को शेप करने वाले ये जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं ना, ये बिल्कुल न्यूट्रल टूल्स हैं, बिल्कुल एक हथौड़े की तरह। अब आप उस हथौड़े से एक खूबसूरत घर बनाते हैं या किसी की खिड़की का कांच तोड़ते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स विषय को हमने आज 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम प्रभाव के बेसिक मैकेनिक्स समझेंगे, उसके बाद डार्क मैनिपुलेशन की टैक्टिक्स, फिर एथिकल पर्सुएजन का सही रास्ता, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल लिंग्विस्टिक ढांचा और आखिरी में एक ऐसा टेस्ट जो सब कुछ क्लियर कर देगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मैकेनिक्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी वो यूनिवर्सल टूल्स जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले के पीछे काम करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी के प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा। ध्यान दीजिए, आज के दौर में हमारा दिमाग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है कि वो हर छोटी बात का विश्लेषण नहीं कर सकता। इसलिए दिमाग क्या करता है, वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। जैसे रेसिप्रोसिटी, अगर कोई हम पर एहसान करता है तो हम तुरंत उसके बदले कुछ करने को मजबूर महसूस करते हैं। या फिर लाइकिंग, जहां हम उन लोगों की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ये सारे सिद्धांत कोई बनावटी चीज नहीं है, बल्कि हमारी इंसानी फितरत में बहुत गहराई तक बसे हुए हैं। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोशल प्रूफ नाम के मैकेनिज्म को ही ले लीजिए। एक बार एक होटल के बाथरूम्स में रखे गए कार्ड पर सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया गया। उस कार्ड पर यह लिखने के बजाय कि पर्यावरण बचाने के लिए तौलिया दोबारा इस्तेमाल करें, उन्होंने बस वहां की एक सच्चाई लिख दी। उन्होंने लिखा, यहाँ रुकने वाले पिछले कई मेहमानों ने अपना तौलिया दोबारा इस्तेमाल किया है। और गैस कीजिए क्या हुआ, सिर्फ इस एक लाइन को बदलने की वजह से तौलिए के दोबारा इस्तेमाल में 33% का मैसिव जंप आया। लोगों ने बिना किसी दबाव के वही किया जो उन्हें लगा बाकी लोग कर रहे हैं, है ना कमाल? अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर मैनिपुलेशन और परसुएजन दोनों ही बिल्कुल एक जैसे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें आखिर फर्क क्या है? असली फर्क इनकी नीयत और दूसरे इंसान की आज़ादी या ऑटोनॉमी में छुपा है। परसुएजन में, यानी किसी को एथिकली मनाने में, दोनों पक्षों का फायदा होता है और फैसले लेने की आज़ादी बिल्कुल बरकरार रहती है। वहीं दूसरी तरफ मैनिपुलेशन में सामने वाले का फायदा नहीं, शोषण होता है और उसकी चुनने की आज़ादी को आर्टिफिशियल तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और यही चीज हमें इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से पर ले आती है, टैक्टिक्स ऑफ डार्क मैनिपुलेशन। आइए देखते हैं कि जब इन्हीं शक्तिशाली टूल्स का इस्तेमाल किसी की ऑटोनॉमी छीनने और उसका फायदा उठाने के लिए किया जाता है तो वो कैसा दिखता है। आरबी स्पार्कमैन की एक किताब है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ये असल में एक मैनिपुलेटर की डार्क मानसिकता की झलक दिखाती है। इस मानसिकता के हिसाब से दुनिया के सिर्फ 5% लोग बाकी बचे 95% लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें नचाते हैं। ये वो माइंड स्पेस है जहां बातचीत और रिश्ते भलाई पर नहीं, बल्कि किसी का पूरी तरह से इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाने पर टिके होते हैं। तो ये डार्क मैनिपुलेशन असल जिंदगी में लागू कैसे होता है? इस बॉइलिंग फ्रॉग टेक्निक को ध्यान से समझिए। शुरुआत में मैनिपुलेटर एक बहुत ही छोटी और बिल्कुल आम सी मांग रखता है। उस वक्त आप उसे खुशी खुशी मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे बिना आपको एहसास दिलाए डिमांड्स को बढ़ाया जाता है और महीनों बाद टारगेट इंसान पूरी तरह फंस चुका होता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी खुद की आज़ादी और बाउंड्रीज कब खो दी। आइए इन मैनिपुलेटर्स की कुछ स्पेसिफिक डार्क टैक्टिक्स को तोड़कर देखते हैं। पहला है पॉल्टरिंग। इसमें क्या होता है कि बात तो सच्ची बताई जाती है, पर जरूरी हिस्से छुपा लिए जाते हैं ताकि आपको गलतफहमी हो। फिर है गैसलाइटिंग, जहां किसी के दिमाग के साथ इतना खेला जाता है कि वो अपनी ही सच्चाई और रियलिटी पर शक करने लगता है। ट्रायंगुलेशन में किसी तीसरे इंसान को बीच में लाया जाता है ताकि कंफ्यूजन पैदा हो और अकाउंटेबिलिटी से बचा जा सके। और एक बहुत खतरनाक टैक्टिक है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, जहां मैनिपुलेटर कभी तो आपकी बहुत मदद करता है और कभी अचानक मुंह फेर लेता है। इससे होता यह है कि सामने वाला एक लत का शिकार हो जाता है और लगातार उस इंसान के अप्रूवल को पाने के लिए डेस्परेट रहने लगता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, और रिलीफ की बात यह है कि इसका एक उजला पहलू भी है, द एथिकल पर्सुएजन पाथ। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे यही सेम साइकोलॉजिकल टूल्स एक बहुत ही पॉजिटिव रास्ता तय कर सकते हैं, जहाँ ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक्सप्लॉइट नहीं।
अब इस अंतर को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। स्कैर्सिटी यानी किसी चीज की कमी होने का एहसास, ये दोनों रास्तों में बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। मैनिपुलेशन के अंदर झूठी अर्जेंसी बनाई जाती है, जैसे कि आपने मार्केटिंग में सुना होगा, ये ऑफर आज रात मिडनाइट में खत्म हो जाएगा, जबकि असल में ऐसी कोई कमी होती ही नहीं है, बस आपको प्रेशर किया जा रहा है। लेकिन एथिकल परसुएशन में वहां सच्ची कंस्ट्रेंट को ईमानदारी से बताया जाता है। जैसे देखिए, हमारे पास इस महीने सिर्फ 2 और नए प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की कैपेसिटी है। यहाँ पर मकसद आपको दबाना नहीं, बल्कि सही प्लानिंग करने में आपकी मदद करना है। यही सेम लॉजिक रेसिप्रोसिटी पर भी लागू होता है। एक मैनिपुलेटर आप पर सिर्फ इसलिए एहसान करेगा ताकि वो बदले में आपसे कुछ और भी बड़ा फायदा निकलवा सके। ये एसेंशियली उसके लिए एक गेम है। लेकिन एथिकल रास्ते पर वहाँ मदद बिल्कुल जेन्युइन होती है। वहाँ तुरंत कुछ वापस पाने की कोई कैलकुलेटेड उम्मीद नहीं होती। दोनों ही सिचुएशंस में सामने वाले के दिमाग में रेसिप्रोसिटी का स्विच ऑन होता है, लेकिन एक स्थिति में इरादा शोषण का है और दूसरी स्थिति में इरादा वैल्यू जोड़ने का है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से में एंटर करते हैं, लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क्स इन प्रैक्टिस। अब तक हमने थियरी समझी, पर आइए देखते हैं कि रियल बिजनेस नेगोशिएशंस और हाई स्टेक्स इंटरैक्शंस में इन फ्रेमिंग और एंकरिंग टेक्निक्स का अमली तौर पर इस्तेमाल कैसे होता है। बातचीत को फ्रेम करने का एक छोटा सा तरीका कितना बड़ा फायदा दे सकता है, इसका एक आंकड़ा देखिए। एक जबरदस्त स्टडी में नेगोशिएटर्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप ने मीटिंग में आते ही सीधे बिजनेस की बात शुरू कर दी। दूसरे ग्रुप से कहा गया था कि बिजनेस शुरू करने से पहले वो आपसी बातचीत करें और कोई एक ऐसी चीज ढूंढे जो दोनों पार्टियों में कॉमन हो। उसका नतीजा जानते हैं? जिस ग्रुप ने आपस में कॉमन ग्राउंड ढूंढा, उन्होंने ना सिर्फ ज्यादा बेहतर एग्रीमेंट्स किए, बल्कि उन डील्स की वैल्यू दोनों पार्टियों के लिए 18% ज्यादा रही। ये है लाइकिंग और सिमिलैरिटी प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल पावर। और अगर सामने से विरोध आए तो क्या करें? यहाँ काम आती है द अनआर्ग्यू टेक्निक। इस टेक्निक में बहस करने के बजाय सामने वाले को एक एडवर्सरी नहीं, बल्कि अपना एक टीममेट या एक सोलमेट माना जाता है। आप पहले उनकी आपत्ति को ध्यान से सुनते हैं, फिर उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जहां आप दोनों सहमत हैं, और आखिर में अपने दिमाग में ये अज्यूम करते हैं कि उनका रिस्पॉन्स यस ही आएगा। इस तरह आप रेजिस्टेंस को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। एक और बहुत ही शक्तिशाली लिंग्विस्टिक टूल है एंकरिंग। नेगोशिएशन शुरू होते ही एक हाई या लो प्राइस पॉइंट सेट कर देना। इससे होता यह है कि आगे की पूरी बातचीत उसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमने लगती है। शुरू में लगता है जैसे आप खुद के ही खिलाफ बिड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप नेगोशिएशन के फाइनल रिजर्वेशन प्राइस को पहले से ही एक सेट फ्रेम में एंकर कर रहे होते हैं। सामने वाले का दिमाग अनजाने में उसी एंकर को अपना बेसलाइन मान लेता है। इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट एथिक्स टेस्ट। हम कैसे इंस्टेंटली पहचाने कि जो इन्फ्लुएंस हम कर रहे हैं या जो हम पर हो रहा है वो हेल्दी है या फिर हार्मफुल और कोवर्सिव है। किसी को प्रभावित करने का एंड रिजल्ट एथिकल है या नहीं, इसे परखने का सबसे आसान तरीका है द टाइम होराइजन टेस्ट। खुद से बस एक यही लंबा सवाल पूछिए, आज से ठीक 6 महीने बाद दूसरी पार्टी इस फैसले के बारे में कैसा महसूस करेगी। एथिकल परसुएशन हमेशा लॉन्ग टर्म देखता है। उसमें ऑप्टिमाइज इस बात के लिए किया जाता है कि सामने वाला बाद में आभार व्यक्त करे। वहीं मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्सट्रैक्शन को देखता है। एक बार डील क्लोज हुई तो अगले को कैसा फील होगा, उसे मैनिपुलेटर को कोई मतलब नहीं रह जाता। सदियों पहले महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने जो कहा था, वो बात आज मार्केटिंग और लीडरशिप के इस दौर में भी उतनी ही सच है। उन्होंने बताया था कि इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने की क्षमता अपने आप में बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन ये एक बेहद ताकतवर टूल है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है, और अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये उतना ही बड़ा नुकसान भी कर सकता है। आखिर में सब कुछ इस बात पर आकर रुकता है कि टूल चलाने वाले की नीयत क्या है। तो इस डीप डाइव एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब आप अगली बार किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, किसी मीटिंग में, किसी डील में या अपने दोस्तों के साथ, तो क्या आप उस प्रभाव का इस्तेमाल किसी से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए करेंगे या फिर उनके साथ मिलकर एक नई वैल्यू क्रिएट करने के लिए? टूल्स आपके पास दोनों रास्तों के लिए एक ही हैं, चुनाव आपको करना है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।